अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल एनालिसिस में खुशामदीद। तो आज हम स्टडी करेंगे वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स का। ये लीनियर अलजेब्रा का ही हिस्सा है। तो इस चैप्टर में हम तकरीबन वेक्टर स्पेस की कुछ खसूसियात, सब स्पेस, स्पैनिंग सेट, इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंट सेट और इसके अलावा सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, बेसिस एंड डायमेंशन वगैरह का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो इसमें हमारे पास वेक्टर स्पेस की पहले डेफिनेशन है कि हमारे पास लेट एफ बी ए फील्ड एंड वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट whose element and operation of addition is defined। हमारे पास एक फील्ड होगी, फील्ड के एलिमेंट्स होंगे हमारे पास। फील्ड आपने स्टडी किया हुआ है कि फील्ड क्या होती है। तो मतलब कि हमने पहले रिंग को स्टडी किया, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो फील्ड होती है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होती है। रिंग सिर्फ अंडर एडिशन कम्यूटेटिव होती थी, तो जो फील्ड होती है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होती है। तो ये फील्ड होती है, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होगा वेक्टर्स का, तो उसको हम वी से डिनोट करेंगे। तो उसमें हम सपोज करेंगे कि हमारे पास एक एलिमेंट है। सपोज फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ एंड वी बिलोंग्स टू वी, ए वी इज एन एलिमेंट ऑफ वी इज कॉल्ड द वेक्टर स्पेस। ठीक है ना। हम फील्ड में से कोई एलिमेंट्स लेंगे और वेक्टर में से कोई वेक्टर लेंगे, उसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। स्केलर एलिमेंट्स होंगे फील्ड के, उसके साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद अगर वो भी वेक्टर के अंदर ही यानी कि वी के अंदर ही हुआ तो इसको हम कहेंगे वेक्टर स्पेस है। अगर वो फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो नंबर 1 कंडीशन की होगी कि हम कोई भी स्केलर लेंगे और दो वेक्टर्स की एडिशन करेंगे तो वो इनके अलग-अलग एडिशन के इक्वल होना चाहिए प्लस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे। तो मतलब ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और इसके अलावा दूसरी कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन इसमें है कि ये अंडर एडिशन कम्यूटेटिव होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 में ये अंडर एडिशन, ठीक है, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए यहाँ अबिलियन। ठीक है, तो अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो ये नंबर 3 पर होगा फिर। तो इस पे आएगा कि हम कोई से दो स्केलर के एलिमेंट लेंगे ए प्लस बी, उसको किसी वेक्टर वी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो इनके साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, ए बी प्लस बी वी। तो नंबर 4 पर होगी इसकी प्रॉपर्टी कि हम इनको एज ए एडिशन भी लिख सकते हैं कि दो हम स्केलर लेंगे उसको किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो नंबर 5 पे इसकी जो प्रॉपर्टी है, हम इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे वेक्टर को तो वो पी एक वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास ए हैं, बी हैं, ये हमारे एफ से बिलोंग करते हैं और वी है जो डब्ल्यू है वो हमारे पास वी में से है। तो हम हर सवाल में ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करवाया करेंगे तो फिर हमें मालूम होगा कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। तो एग्जांपल नंबर 1 है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक इन्होंने 3 टप्पल्स की फॉर्म में हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है, तो हमारे पास ये एग्जांपल है, तो इसमें उसने 3 टपल्स की फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है कि हमारे पास R3 में से एलिमेंट्स हम लेंगे एक्स वाई और जेड, और एक्स वाई जेड जो हैं इक्वेरियल में से बिलोंग करते हैं।
तो कहता है कि जो वेक्टर स्पेस है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड, उसने उसको हल करने का तरीका बता दिया है कि हम किसी भी दो वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ये यू है और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हमारे पास यू डैश है। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो एक्स के साथ एक्स डैश ऐड होगा, वाई के साथ वाई डैश और जेड के साथ जेड डैश ऐड होगा। और जब हम इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको अलग-अलग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम जब इसको प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए हमें इससे पहले शो करना होगा कि ये अंडर एडिशन अबेलियन है, ठीक है ना, अंडर एडिशन अबेलियन। तो अबेलियन को प्रूव करने के लिए हमें दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे आर में से, जैसे ए रहने देते हैं हम, यू लेते हैं और वी लेते हैं। हम दो एलिमेंट्स हैं जो कि R3 में से हैं और यू इस तरह डिफाइन है एक्स वाई और जेड, और हमारे पास जो वी है वो हमारे पास डिफाइन है x1 y1 और z1। तो हमारे पास जो क्लोजर लॉ है वो हमें कहता है कि जब हम u v r में से बिलोंग करें तो u प्लस v भी r में से ही बिलोंग करने चाहिए। तो हम इसको सेटिस्फाई करवाते हैं। तो हमारे पास जो u है प्लस v इज़ इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई जेड और प्लस x1 y1 और z1। हमने पीछे ये कंडीशन पढ़ी कि इसको कैसे ऐड करवाना है, हम इसको अलग अलग ऐड करवाएंगे। इसी तरह हम इस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं। x में x1 ऐड होगा, फिर y में y1 ऐड होगा, फिर z में z1 ऐड होगा। तो जब हम किसी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, जैसे दो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को हम जब आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है वो भी कोई ना कोई वेक्टर ही होता है। जैसे हम i प्लस 2i प्लस 2j प्लस 3k को जब हम 2i माइनस 3j प्लस 2k में जब हम ऐड करवाएंगे तो हमारे पास जो बाद में फॉर्म आएगी वो भी हमारे पास एक वेक्टर फॉर्म ही होगी। तो वो इसको हम एक ही i j k की शक्ल में फिर से लिख सकते हैं। इसी तरह ये भी कोई x डैश आ जाएगा, ये कोई y डैश आ जाएगा, ये कोई z डैश, कोई एलिमेंट्स ज़रूर आएंगे। तो ये भी देखें ये R3 में से ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह इसी के साथ ही एसोसिएटिव लॉ होता है नंबर 2 पर जो हमारा है वो है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, ठीक है ना। अंडर एडिशन पे है ये, हम करेंगे u प्लस v प्लस w, ठीक है ना, वो इक्वल होगा u प्लस v प्लस w के। तो जब हम u ले लेते हैं, हम कोई ले लेते हैं x y और z, और v हम ले लेते हैं x1 y1 z1, और w ले लेते हैं हम x2 y2 z2, ठीक है ना। जब मैं करता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड को हल इसकी, तो वो मेरे पास आएगा u प्लस v प्लस w इज़ इक्वल टू, u मेरे पास है x y और z, तो मेरे पास जो v है वो मेरे पास है x1 y1 z1 प्लस w मेरे पास है x2 y2 z2। जब इन सबको अलग अलग हम ऐड करवाएंगे तो मेरे पास ये x y z एज वेल प्लस ये x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2, तो ये आ जाएगा। जब हम दोनों को ऐड करवाएंगे तो मेरे पास आएगा x1 x2 फिर y प्लस y1 प्लस y2, फिर मेरे पास z प्लस z1 प्लस z2। तो इसको मैं ऐसे अलग ऐड करवाऊँगा। तो जैसे हमने ऊपर बयान किया कि ये भी कोई फॉर्म होगी वेक्टर्स की, तो ये भी कोई मतलब x1 डैश लगा लें ये, फिर x2 डैश, फिर ये x3 डैश या y1 डैश या z1 डैश, तो ये भी R3 में से ही बिलोंग करेंगे। तो ये तो हमारे पास हो गया एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें जो आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी,
तो वो क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी तो वो भी थ्री टपल्स की फॉर्म में ही होगी। तो जो एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है ज़ीरो। तो जबकि वो थ्री टपल्स की फॉर्म में है तो 0 0 0 होगा, वो भी R3 में से बिलोंग करेगा। दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो जब इसको मैं किसी भी नंबर में ऐड करवाऊंगा एडिटिव आइडेंटिटी, फर्ज करो इसको मैं ओ से डोनेट करता हूँ, तो जब मैं इसको ओ में ऐड करवाऊंगा तो मेरे पास यू ही वापस आ जाएगा। तो यू अगर मेरे पास कोई वेक्टर है एक्स वाई और जेड है, जब इसको मैं ऐड करता हूँ 0 × 0 × 0 में, तो जो मेरे पास जवाब आएगा वो x + 0 y + 0 z + 0, तो वापस क्या आ जाएगा x × y × z। ठीक है, तो ये मेरे पास फिर से वही आ गया। तो ये मेरे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका जो इन्वर्स होता है नंबर 4 पे, इसका इन्वर्स क्या होगा, जिसको हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। तो इसका इन्वर्स होगा इसी का, क्योंकि ये रियल नंबर पर है तो हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं वो सारे यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पर नेगेटिव होते हैं, क्योंकि ये सारा हम आर में से ले रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि अगर एक्स वाई जेड अगर यू है तो इसमें माइनस यू भी मौजूद होगा, जो कि -x -y और -z होगा। तो u प्लस अगर -u, ओके, ये मेरे पास 0 आना चाहिए। तो ये मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अगर आप देखें तो u प्लस इंटू -u इज इक्वल टू क्या होगा, x y z प्लस फिर -x -y और -z होगा। तो जब इसको मैं हल करूँगा तो मेरे पास ये इसमें ऐड हो के 0, तो ये इसमें ऐड हो के 0, तो ये इसमें ऐड हो के 0, तो ये भी R3 में से बिलोंग करता है। और उसके बाद हमारे पास वेक्टर्स की नंबर 2, पहले तो हमने ये कम्यूटेटिव, इसको कम्यूटेटिव ज़ाहिर करना है। तो कम्यूटेटिव ज़ाहिर करने के लिए मेरे पास क्या होगा, कम्यूटेटिव ज़ाहिर करने के लिए मेरे पास क्या होगा, अगर मैं u + v करता हूँ तो वो v + u भी होगा। तो इसके लिए मैं भी फिर से कोई दो वेक्टर्स लूँगा मैं। u मेरे पास था x y और z, और ये मेरे पास v जो था वो था x1 y1 और z1। तो मेरे पास जो इधर भी मैं करता हूँ हाल इसको, ये मेरे पास था v, तो v मेरे पास था x1 y1 और z1। तो u मेरे पास था x y और z। जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो x1 + x1 फिर y + y1 फिर z + z1। तो ये मेरे पास क्या होगा, x1 + x फिर y1 + y फिर z1 + z। तो ये क्योंकि ये एडिशन फॉर्म में है तो हम जानते हैं कि हम इसको एक्सचेंज करके भी लिख सकते हैं, y + y1 × z + z1। जैसे कि हम लिख सकते हैं, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं 1 + 2 हो तो हम इसको 2 + 1 की शक्ल में स्केलर्स को भी लिख सकते हैं और वेक्टर्स को भी लिख सकते हैं। 2y + 2j, बस 2y + 2j हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2j + 2y। तो इससे वेक्टर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, सिर्फ मैट्रिसेस वगैरह में फ़र्क पड़ता है, लेकिन वेक्टर्स की फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके अलावा हमारे पास जो वेक्टर्स की अगली प्रॉपर्टीज़ हैं हम वो सेटिस्फाई करवाएंगे। तो वेक्टर्स की अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी कि नंबर 2 पर पहले हमने इसको कम्यूटेटिव शो कर दिया है। अब हमारे पास है a + b, मैं कोई से दो वेक्टर्स लूँगा, कोई से दो स्केलर लेता हूँ, उसको मैं किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो उसको मैं अलग-अलग लिख सकता हूँ। तो कोई भी मैं वेक्टर लेता हूँ, इन्होंने v लिया हुआ है तो मैं चलो v ही लेता हूँ। तो a + b है, तो v मेरे पास क्या होगा, v मेरे पास था x1 y1 और z1। तो जैसे हम जानते हैं कि हम इसको अलग-अलग सबको अलग-अलग मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, मतलब a + b × x1 फिर a + b × y1 फिर a + b × z1। अब ये हम इसको भी अलग-अलग अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, मतलब ax1 + bx1 फिर ay1 + by1 फिर az1 + bz1, ठीक है ना। हमने इसको इस फॉर्म में लाना है। तो मेरे पास जो v है वो क्या है,
तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे कि ये v अलहदा हो जाए और a अलहदा हो जाए। तो हम a वाली रकमों को एक साइड पर कर लेते हैं, मतलब a x1 फिर प्लस ख़त्म हो जाएगा, फिर a y1 फिर a z1 फिर बीच में आएगा प्लस, फिर आएगा b x1 b y1 b z1। तो a इनमें से कॉमन आएगा, तो ये सारा x1 y1 z1 ये हमारे पास v है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, और b इंटू v, तो ये मेरे पास ए बी प्लस बी वी, तो ये मेरे पास प्रूव हो जाता है यहाँ तक, ठीक है। इससे अगला है मेरे पास कि कोई भी दो वेक्टर्स लूँगा मैं, कि मतलब कि नंबर 3 कंडीशन मेरे पास है, तो मैं लेता हूँ a इंटू वी प्लस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ए वी प्लस ए डब्ल्यू, ठीक है। तो कोई से दो वेक्टर्स लेने हमने, तो मैं लेता हूँ कोई दो वेक्टर्स, मतलब v मेरे पास है x1 y1 और z1, और w मेरे पास है x2 y2 z2। तो a इंटू वी प्लस डब्ल्यू मेरे पास क्या होगा, a वैसे ही, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो मेरे पास आएगा x1 प्लस x2 इंटू y1 प्लस y2 इंटू z1 प्लस z2। तो इसको मैं अलग-अलग इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, मतलब a इंटू x1 प्लस x2 फिर a इंटू y1 प्लस y2 फिर a इंटू z1 प्लस z2। तो ये मेरे पास हो गया। फिर उसके बाद इनको अलग-अलग लिख सकता हूँ ना, a x1 प्लस a x2 फिर a y1 प्लस a y2 फिर a z1 प्लस a z2। तो मैं a वाली रकमों को मतलब कि एक्स वाली रकमों को एक साइड पर, मतलब x1 y1 z1 एक साइड पर कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने v की फॉर्म में और w की फॉर्म में लिखना है इसको। तो तो ये इसको लिख सकता हूँ x1 फिर a y1 फिर a z1 फिर मेरे पास बीच में प्लस आएगा, तो a x2 a y2 फिर a z2। तो इसमें से a कॉमन आएगा और x1 y1 z1 मेरे पास जो है v है, फिर a बाहर आएगा, तो ये मेरे पास x2 y2 ये मेरे पास w है, तो मेरे पास आ गया a v प्लस a w। तो ये मेरे पास तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में है वेक्टर की अगली चौथी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि कोई मैं दो स्केलर लेता हूँ, a इंटू बी वी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू वी। तो चौथी प्रॉपर्टी मेरे पास ये कहती है कि मैं जब इन दोनों को अलग स्केलर्स को और वेक्टर्स के साथ, पहले स्केलर को फिर अकेले वेक्टर को दो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये मेरे पास a है इंटू बी है, और v मेरे पास क्या है, v मेरे पास है x1 y1 और z1, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू बी x1 बी y1 बी z1। तो मेरे पास आ जाएगा a b x1 a b y1 a b z1। इन तीनों में से ये a b कॉमन आता है, तो मैं a b कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास आएगा x1 y1 z1। तो ये मेरे पास आ जाएगा a b, ये मेरे पास क्या है v। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है a b इंटू v। तो ये भी कंडीशन मेरे पास फुलफिल होती है। आप इसको अलग-अलग भी कर सकते हो कि मतलब कि पहले इसको प्रूव कर लो बाद में इसको प्रूव कर लो, तो आपका फिर जवाब सिंपल ये चीज़ प्रूव हो जाएगी आपकी। तो आप इसको अलग-अलग भी कर सकते हो। तो उसके बाद मेरे पास लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वो कहती है नंबर 5 पे है, ये नंबर 4। तो नंबर 5 पे था कि 1 को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाओ तो वेक्टर ही आता है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं। तो मेरे पास है 1 इंटू वी, मेरे पास है x1 y1 और z1। तो मेरे पास 1 इंटू x1 फिर y इंटू 1 इंटू z1। तो हमें जानते हैं कि हम किसी को भी एक से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास ये x1 नहीं आ जाएगा, ये y1 नहीं आ जाएगा, ये z1 नहीं आ जाएगा, तो ये मेरे पास v है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ये पांचों की पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो ये हमें बताता है कि ये एक वेक्टर स्पेस है। तो हमारा ये प्रूव हो गया
तो वेक्टर स्पेस है कुछ नहीं, बस ये मुख्तलिफ सेट्स का आपस में रिलेशन बयान करती हैं कि इसमें कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं। जैसे कि हमारे पास जो मैट्रिसेस होते हैं उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, ए बी सी डी और ए बी डी ए हो, हमारे पास सी ए हो, तो वो इसके अलग-अलग मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं होगा, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इस तरह। तो मतलब कि ये अलग-अलग सेट्स की अलग-अलग खसूसियत को बयान किया जाता है इसमें। तो ये वेक्टर्स भी इसी की खसूसियत है। पहले हमने ग्रुप वगैरह पढ़े।